हेलो साथियों, RWS गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,000 वैकेंसी के लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूं। जो पिछले पेपर में पूछे गए प्रश्न है वही प्रश्न लेकर आता हूं। मैं टॉप 10 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं और इस क्वेश्चन में आपको और बहुत सारी आपको नॉलेज में देने वाला हूं, जिससे कि आपकी हिंदी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। तो ज़्यादा समय लेते ना हुए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन रहने वाला है आज का? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। एक से अधिक वर्णों के मेल, यदि आप एक से अधिक वर्णों का मेल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्यंजन का कैसे बोलते हैं उनको? जो वर्ड आपके होते हैं जो स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें व्यंजन बोलता है। तो एक से अधिक वर्ण मिलते हैं उसमें। जब आप किसी को जब आप कै बोलेंगे तो इसमें आ जो है इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये आपका स्वर है, ये आपका व्यंजन। तो इन दोनों का मेल को जो है हम व्यंजन बोलते हैं। तो ये व्यंजन हो गया। अब सवाल कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो बच्चों, व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आपको याद रख लेना है 33 है। व्यंजनों की संख्या 33 है। पूछा जा सकता है स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या 11 है बच्चों। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में या आप नोटबुक में, जहां भी आप नोट डाउन करके उन्हें याद रख सकते हैं। बात करते हैं अक्षर। अक्षर कितने होते हैं? जो वर्ण बोलते हैं बच्चों, तो वर्ण होते हैं 52। तो ये तीनों चीज आपको याद रख लेनी है। अगर आपसे अक्षर पूछा जाए या वर्ण पूछा जाए तो 52 होते हैं। अगर आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 स्वरों की संख्या होती है। अगर आपसे व्यंजन पूछे जाए तो व्यंजन की संख्या आपकी 33 होती है बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो बच्चों, अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? आपको पता होगा ये रे ले वे। आपको ये याद रखना, ये रे ले वे, ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं बच्चों। अब इसमें देख लीजिएगा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो है वे जो है यहाँ पे अंत्यस्थ व्यंजन है। तो आपको ये रे ले वे ये तीनों याद रख लेना है। पूछा जा सकता है एग्जाम में आपकी, हो सकता है वे ना देकर ले दे दे, आपको ये पूछा जा सकता है। तो ये सारी तीनों चारों आपको याद रख लेनी है। और ये भी पूछा जाता है अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो बच्चों 4 अंत्यस्थ व्यंजन है। ये भी आपको याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर पद, यहाँ पे उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद गौण है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलेंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं द्विगु समास की। तो द्विगु समास में जिसमें संख्यावाचक हो, जिसमें एक संख्या हो, जैसे संख्या से संबंध आप चौराया मान सकते हैं, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। आपको बता दूं बहुवीर्य समास, जिसमें कोई सा भी पद प्रधान ना हो, इसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होते, जिसे बहुवीर्य समास कहते हैं। द्वंद्व समास की बात करते हैं, जिसमें दोनों जो हमारे दोनों पद हैं वो जो है प्रधान होते हैं, जैसे भाई बहन हो गया। इस तरीके से दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास होता है। बात करते हैं अगर पूछा जाए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं बच्चों। ये भी आपको याद रखना है, समास के 6 प्रकार होते हैं और शब्दों के मेल से ही आपका समास का निर्माण किया जाता है बच्चों। ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो कौन सा इसमें ऊष्म व्यंजन है? तो आपको बता दूं, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। जैसे ये सा हो गया, उसके बाद ये सा भी ऊष्म व्यंजन है, और ये से जो है ये भी ऊष्म व्यंजन है, और है ये भी ऊष्म व्यंजन है। तो ये 4 होते हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मैंने बताया था ले आपका क्या अंत्यस्थ व्यंजन में आता है, ले। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें देख लेनी है, एक रिलेशन बनाना है जिससे आपको हिंदी अच्छे तरीके से याद हो जाए बच्चों। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके एग्जाम से पहले मैं सारी हिंदी आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हिंदी पढ़ी होगी लेकिन वो थोड़ी सी भूल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उनका अच्छा सा रिवीजन करा दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें आप, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे इससे समझ सकें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो शब्द 2 वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। समुच्चय बोधक जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, उन्हें 2 वाक्यों, 2 शब्दों और 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, तो इन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर डी समुच्चय बोधक। आपको याद रख लेना है या नोट डाउन करके लिख लेना है कहीं भी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अंगुली का तत्भव रूप क्या है? देखिए ये तत्सम रूप है, अगर आपका अंगुली लिख के आ जाए तो ये क्या होता है? तत्सम रूप होता है। तो इसका तत्भव रूप बताना है। तत्भव रूप होता है जो बिल्कुल रियल रूप होता है, और अंगुली जो उसका होता है तत्सम, तो तत्सम होता है उसका विकृत रूप मान सकते हैं आप एक तरीके से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगुली। तो आप हमेशा जब भी बोलते हैं अंगुली बोलते हैं, जो कि आंगुली नहीं बोलते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा तत्भव। अगर आप पूछ रहे हैं यहाँ पे तो आपका अंगुली सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है बच्चों, तो आपको नोट डाउन जरूर करके रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समास कहते हैं, यानी समास किसे कहते हैं? अभी आपको पीछे बता के आया हूं मैं। तो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे सही हो जाएगा। शब्दों के मेल को ही समास कहा जाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं, जिनमें आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं अक्षर के मेल को क्या कहा जाता है? तो अक्षर के मेल को संधि कहा जाता है बच्चों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। यदि अक्षरों का मेल किया जाए तो वहां पे संधि बनती है, और शब्दों के मेल करा जाए तो शब्दों का मेल करने के बाद यहां पे समास का निर्माण होता है। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया विशेषण एक भेद है, यानी क्रिया विशेषण एक किसका भेद है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अव्यय। अव्यय ऑप्शन नंबर ए जो है अव्यय का भेद है। क्रिया विशेषण एक अव्यय का भेद है, जिसमें आप अगर कुछ भी सेंटेंस में बदल सकते हैं तो अव्यय कभी भी आपका नहीं बदलेगा। आप वचन बदल लो, लिंग बदल लो, या आप कुछ भी चीज बदल सकते हैं, तो अव्यय आपका नहीं बदलेगा। इसे क्रिया विशेषण का एक भेद कहा जाता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। डायरेक्टली आपके एग्जाम के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार मैंने देखा है एग्जाम में, आपको अपनी किताब में भी देखने को मिल जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द आप सभी को पता होगा कि एक दंत होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ज्यादातर बच्चे इसको सही करके आएंगे। अब आपको बता देता हूँ सुधाकर। सुधाकर का अर्थ क्या होता है बच्चों? यहाँ होता है चंद्रमा। यहाँ पे चंद्रमा होता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा का हो गया ये। सुधांशु किसका है बच्चों? ये भी चंद्रमा का है। ये भी आपको याद रखना है, चंद्रमा। ये भी चंद्रमा का जो है पर्यायवाची है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए सुधांशु या सुधाकर, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। एक दंत आपको पता होगा गणेश का पर्यायवाची हो गया। कुबेर आपको पता है धन के देवता का जो है ये पर्यायवाची है। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इहलोक का परलोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अब पाताल का क्या होने वाला है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करना है आपको कि पाताल का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या होगा। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको रीजनिंग की या मैथ की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्ट किया है मैंने, बहुत अच्छे से समझाया आपको। बहुत ही अच्छे से आप अपने मैथमेटिक्स और अपनी रीजनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी हमारी हिंदी की क्लास है, आपको जनरल नॉलेज की क्लास भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।